कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in हिंदुस्तानी। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना, उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है काली रात का सूरज। हसन। घर के इस बरामदे पर मैं कितने ही बरसों से बैठती आई हूं। यहीं बैठकर कितने मौसम बदलते देखे। मनमोहक बहारें, शरद ऋतु की चांदनी, शिशिर की ठिठुरती हुई शामें और फिर रुई के गोलों जैसे बर्फ के गिरते फाहे। और अब सब एक सपना सा बनकर रह गया। पर पिछले 10 बरसों से मैंने फिर उस बर्फ से धरती का श्वेत चादर में सिमट जाना कितनी ही बार देखा है। फिर एक समय ऐसा भी आया जब मुझे यहां से दूर जाना पड़ा। निरंतर घर आती रही हूं। इन 10 बरसों में बहुत कुछ बदला भी, बहुत कुछ बीत गया। आज मैं यहां बैठी सोच रही हूं, ऐसा क्यों हुआ? आखिर इंसान कितना हैवान बनता जाएगा? कितना सहेगी ये धरती? कितनों का लहू इस काया में समा सकेगा? कहां तक सहेगा मानव ये रक्तपात का तांडव? कहीं तो होगी ऐसी सीमा जहां आकर ये नरसंहार थम जाएगा। क्या ये कभी रुकेगा? एक प्रश्न उभरा है मेरे मन में और इस प्रश्न ने मुझे कई बरसों पीछे धकेल दिया। सन 1946 दिसंबर का महीना। सारी वादी बर्फ की चादर लिए सोई पड़ी थी। उन दिनों वादी में बहुत ठंड और बर्फ पड़ती थी, जिसके कारण सड़कें कई कई दिनों तक साफ नहीं हो सकती थी, बल्कि छतों से गिरी बर्फ भी पहाड़ों की शक्ल ले लेती थी। महीनों तक वो बर्फ ऐसे ही पड़ी रहती थी। घर आंगन भी जैसे उसी से झुके रहते थे। जीवन यात्रा भी उन दिनों एक कठिन डगर पर चलानी पड़ती थी। आज जैसी सुविधाएं तब नहीं थी। मैं अपनी ही वादी की बात करूंगी। अनाज और सब्जियां घरों में इकट्ठी करके रखनी पड़ती थी। जलाने के लिए बालन, कांगड़ियों के लिए कोयला, इस सब का भंडार अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही करना पड़ता था। कदम कदम पर संघर्ष था। और ऐसे ही समय में देश का बंटवारा एक ऐसी घटना थी जो अब तक हमारी समझ में नहीं आई थी। हिंसा की आग जगह जगह जन्म ले चुकी थी। कहां किस दिन क्या होगा कोई नहीं जानता था। खबरें भी बड़ी मुश्किल से ही वादी तक पहुंचती थी। कभी कभी विश्वास ही नहीं होता था कि जो हिंदू मुसलमान आजादी की जंग में इकट्ठे लड़ मरे थे, वही अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। वही अब एक दूसरे का विनाश करने पर उतारू हो गए थे। अजीब बदलाव था ये, जिसे आम इंसान समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसी ही कुछ घटनाओं पर विश्वास भी करते थे और नहीं भी करते थे। अपने दिल को थाम कर कह देते थे, नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम भी ऐसा ही सोचते थे, पर एक घटना ने हमारी सोच की धारा को बदल दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये 1946 के दिसंबर की बात है। अभी देश बटा नहीं था। कुछ घरेलू हालात के कारण हमें श्रीनगर से जम्मू जाना पड़ा था। उन दिनों बनिहाल का रास्ता नवंबर के शुरू होते ही बंद हो जाता था। इतनी बर्फबारी होती थी कि एक छोटी सी टनल थी जो बर्फ के नीचे दब जाती थी और अप्रैल में ही वह हिमशिखर सांस लेने की हालत में आता था। टनल के बंद होने के बाद कोहमरी के रास्ते से ही वादी में आना जाना होता था। वो भी 3 दिन का सफर था और उस वक्त की लॉरियों में, जो आजकल की ट्रकों की यात्रा से भी अधिक कष्टदायी होती हैं। ड्राइवर की सीट के पीछे का फट्टा दर्जा अव्वल कहलाता था। उसके पीछे का फट्टा दूसरी श्रेणी में गिना जाता था और उसके पीछे माल भरा रहता था। अखरोट, बादाम और सेब की पेटियां। ऐसी ही लॉरी में हमें भी जगह मिली थी। कुल 6 आदमी थे। हमारे घर के 3, मैं, मेरा छोटा और मेरा बड़ा भाई और अन्य 3 लोग।
एक ड्राइवर भी था और एक क्लीनर, तो कुल मिला के 8 सवारियां। सफर शुरू हुआ। यहां से सीधे बारामूला, वहां से झेलम के किनारे किनारे एक तंग सी सड़क जाती थी। उसे कौमी शाहराह कहिए, नेशनल हाईवे या फिर राष्ट्रीय मार्ग, यही सब कुछ थी वह तंग सी सड़क। खूब बर्फ जमी थी उस राह पर और इधर बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी की रफ्तार शायद 10 किलोमीटर रही होगी या उससे भी कम, कह नहीं सकती, क्योंकि बार बार नीचे उतरकर लॉरी के टायरों पर से बर्फ उतारनी पड़ रही थी। हम बच्चे लोग तो उसमें भी खुश थे, क्योंकि बचपन में मुश्किलों का अनुमान ही नहीं होता। हम कहां जा रहे हैं, किस परिस्थिति में जा रहे हैं, इस चिंता से मुक्त थे। धीरे धीरे रात होने लगी। कहीं किसी पड़ाव पर पहुंचने की आशा तो कम ही थी। खाने पीने का थोड़ा सामान साथ था, वही खाकर रात गुजारी और सारी रात सर्दी से ठिठुरते हुए काट दी। सुबह के 6 बजे या 7 भी हो सकते थे। लॉरी ने फिर सरकना शुरू किया। ऐसा लगता था कि बस हम हैं और चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है। किसी तरह हम शाम को छुटपुटे में दुमेल के पड़ाव पर पहुंच गए। जान में जान आई। दुकानें खुली थी और खाने पीने की दुकानों पर चूल्हे जल रहे थे। देगे उबल रही थी, कुछ चाय की, कुछ चावलों की और कुछ सब्जियों की। ये सब देखने से ही जिस्म में गर्माहट का अनुभव हुआ। ड्राइवर ने एक दुकान के सामने गाड़ी लगा दी और कहा, यहीं रात बसर करेंगे और सुबह चलेंगे। सब खुश थे और अपना अपना सामान दुकान के ऊपर बने कमरों में ले गए। हम तीनों जलते हुए चूल्हे के सामने ही बैठकर हाथ गर्म करने लगे। ये वो जगह थी जहां रियासत जम्मू कश्मीर की सीमा समाप्त होती थी और अंग्रेजों की राज की हदें शुरू होती थी। इन हदों को बांटती थी बहती हुई झेलम नदी की तेज धारा। झेलम पर पुल भी 2 रंग का था, आधा लाल और आधा सफेद, यानी हमारी ही धरती को बांटा था अंग्रेजों की खींची रेखा ने। ये सब मैं अब सोचती हूं। उस वक्त तो मेरी सोच बचपन के ही दायरे में घूम रही थी। कुछ क्षणों के पश्चात हमारे हाथों में गरम गरम चाय का गिलास था, वो भी शीशे का नहीं, पीतल का। अमृत की तरह उस चाय के घूंट के साथ अंदर तक एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। पर खुशी के क्षण ज्यादा देर तक नहीं रहे। सबने देखा गाड़ी का ड्राइवर हमें ढूंढता हुआ आ रहा था। उसके और हमारे बड़ों के बीच कुछ बातें हुई, तकरार हुई। क्या मामला है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बस इतना समझ पाए कि अभी इसी वक्त हमें यहां से चलना है। बिस्तर जल्दी जल्दी गोल हुए और सामान फिर गाड़ी पर लादा गया और हम भी सवार हो गए। 10 या 15 मिनट चलने के बाद गाड़ी फिर खड़ी हो गई और ड्राइवर ने हुक्म दिया, यहीं उतर जाओ, रात यहीं गुजारनी है। ये दुमेल का डाक बंगला था। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सब लोग ड्राइवर के साथ लड़ने की तैयारी में थे। बल्कि कुछ ने तो बोलना भी शुरू कर दिया। कहां लेकर आए हो, 2 दिन के भूखे हैं, बच्चे भी साथ हैं, यहां क्या खाएंगे? तुम सब खुद गर्ज हो, मालूम नहीं तुम्हारा क्या फायदा है इसमें, सवारियों का ख्याल नहीं रखते। वो सब बोलते जा रहे थे और अपना अपना सामान भी उतार रहे थे। सड़क से नीचे की तरफ एक ढलान सी थी, कुछ सीढ़ियां भी नजर आ रही थी। उन्हीं पर हमारे कदम डगमगाते रहे। जैसे तैसे हम डाक बंगले के बरामदे में पहुंच गए, जहां एक बुजुर्ग सा आदमी लोई ओढ़े खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और हमें एक हॉल में पहुंचा दिया, जो पहले से ही ठंड से ठिठुर रहा था। वहां ठंड के साथ साथ बंद कमरे की घुटन में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पर क्या करते,
सभी सामान एक तरफ रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी किसी ने कहा, यहां रोशनी नहीं है, कोई मोमबत्ती दिया कुछ तो चाहिए। रूखा सा जवाब मिला, कुछ नहीं है। ये कहकर वो व्यक्ति बाहर चला गया। चंद लम्हे बाद वो कुछ लकड़ियां लेकर आया और दीवार में बनी बुखारी में जलाने की कोशिश करने लगा। लकड़ियां थोड़ी थोड़ी जलने लगी। उन्हीं की रोशनी में बिस्तर लगाए गए और इतनी ही देर में ड्राइवर फिर आ गया और बोला, सुबह 5 बजे चलेंगे, और कहते हुए बाहर चले गया। अरे अरे सुनो, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा, सीधा बाहर चला गया। सब लोग उसे भला बुरा कहने लगे। दरवाजा फिर खुला और वो बुजुर्ग एक मटकी में दूध लेकर आया और जलती लकड़ियों के पास रखकर बोला, ठंडा है, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो पी लेना। फिर दरवाजा बंद करके वो भी चले गया। वो दूध क्या गर्म होता, लकड़ियां तो गीली थी, सो बुझ गई। हमने थोड़ा थोड़ा दूध पी लिया और सोने की कोशिश करते रहे। करवट पर करवट बदली, पर धन्य है, निद्रा देवी जब आ जाती है तो पता ही नहीं चलता। मैं तो सो गई थी। शायद आधी रात ही गुजरी होगी कि हमें जगाया गया। उठो बेटा, और फुसफुसाहट में बातें होने लगी, जिससे पता चला कि हम में से किसी को बाथरूम की जरूरत पड़ी है। पर कमरे के सारे दरवाजे बाहर से बंद थे। सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहट हुई, सहमी डरी फुसफुसाहट। आखिर नतीजा ये निकाला गया कि ये हम लोगों को मारने का षड्यंत्र है, पर हम भी 4 को मार कर ही मरेंगे। दरवाजों को अंदर से संकाल चढ़ाई गई और हथियार के तौर पर अध जली लकड़ियां हाथ में लेकर सभी बैठ गए। हमारे हिस्से में भी एक अध जली लकड़ी आई और हमें भी समझाया गया, इससे मारना। मेरे दिमाग में सवाल उठा, क्यों मारना है और वो हमें क्यों मारेंगे? ऐसा क्या है? पर कौन जवाब देता? अपनी सोच भी इतनी नहीं थी कि खुद के ही सवाल का जवाब सोचती। पर एक बात जरूर सोच रही थी, कल्पना कर रही थी, जो हमें मारने आएंगे वो कैसे होंगे? काले लंबे बाल, आंखें लाल, बाल बिखरे होंगे क्या? एक डर सा लगा थोड़ी देर के लिए। फिर सोचा, हमारे हाथ में लकड़ी है, हम भी मारेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। पर इस वक्त सोचती हूं कि हम किस भंवर में घिर गए थे। एक जरा सी चूक के कारण हमारा क्या हाल हो सकता था। रात बीत रही थी, बीच में झपकियां भी ले रहे थे, पर हमारा अंदर का डर हमें सोने भी नहीं दे रहा था। पर ना जाने कब मेरी आंख लगी और कब सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। आंखें तब खुली जब मुझे झकझोर कर जगाया गया। देखा, सभी लकड़ियां लेकर खड़े हैं। सोते हुए मेरी लकड़ी ना जाने कब हाथ से गिर गई थी। मैं अंधेरे में उसे टटोल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सब चौकन्ने हो गए। एक आदमी जो बुजुर्ग सा था आहिस्ता से बोला, कौन है? जवाब मिला, मैं हूं ड्राइवर, सामान लेकर गाड़ी में आ जाएं। बाहर अभी अंधेरा था, यही सुबह के 5 बजे होंगे। बुजुर्ग ने कहा, इतनी जल्दी? हां, ड्राइवर बोला, अभी चलना है, जल्दी कीजिए। बिना सोचे समझे सब अपना अपना बिस्तर समेटने लगे। मेरे जूते नहीं मिल रहे थे। हाथ से टटोल कर देखती रही। आखिर में सफलता मिली अपने और छोटे भाई के जूते ढूंढने में। जल्दी से पहने और सब खड़े हो गए। आहिस्ता से दरवाजा खुला। वहां वही 3 लोग खड़े थे। उन्होंने हमारा सामान उठाने में मदद की और हम किसी तरह गाड़ी में सवार हो गए। हां, गाड़ी में सवार होने से पहले मैंने अपनी हाथ की लकड़ी ये सोचकर फेंक दी कि अब इसकी क्या जरूरत है,
और गाड़ी बिना लाइट के ही सड़क पर सरकने लगी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर इंजन का शोर। आहिस्ता आहिस्ता सब सो गए। काफी चलने के बाद हमारी गाड़ी एबटबाद की सड़क पर दौड़ रही थी। दिन काफी निकल गया था और सर्दी का जोर भी कम हो चला था। सबकी नींद भी खुल गई थी और सबने एक दूसरे को देखा और इस अंदाज से कि भगवान का शुक्र है कि हम सब जिंदा हैं। वो बुजुर्ग सा आदमी फिर बोल उठा, क्या मिला तुमको हम सबको तंग करके ड्राइवर साहब? ये नहीं सोचा कि हमारे साथ बच्चे हैं, भूखे प्यासे, इनका क्या हाल होगा? खुद तो घर जाकर खा पी कर सो गए होगे। तुम्हारा क्या है? खुद गर्ज हो तुम लोग। तुम सब ऐसे ही हो, जरा भी इंसाफ नहीं है तुम में। पर वो ड्राइवर चुप था, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। उसकी चुप्पी क्रोध की अग्नि में घी का काम करने लगी। इस बार बुजुर्ग ऊंची आवाज में बोल उठा, जवाब दो। पर क्या जवाब दोगे? कुछ कहने को होगा तभी तो कहोगे ना। बस चुप्पी साध कर बैठ गए हो। और वो ड्राइवर के नाम को कोसते रहा। अब शब्द भी काफी इस्तेमाल किए। जुबान तो उनकी बंद ही नहीं हो रही थी, पर कोई भी जवाब नहीं मिला ड्राइवर से। अब बस एक छोटे से कस्बे के पास पहुंची, जहां खाने की चंद दुकानें थी। गाड़ी रुकी और ड्राइवर की आवाज आई, जाइए कुछ खा पी कर आइए। कुछ खा पी कर आइए? बड़ी फिक्र है तुम्हें, तुम्हारा क्या? ये सब कहते हुए नीचे उतर गए और जल्दी से कुछ खा पी कर वापस आ गए। गाड़ी फिर चलने लगी। अब गाड़ी कुछ तेज रफ्तार से चलने लगी, क्योंकि पहाड़ों का सिलसिला खत्म हो गया था। जितनी तेज गाड़ी चल रही थी, उतनी ही तेज उन लोगों की जुबान चलने लगी जो गाड़ी में बैठे थे। अब तो उन बुजुर्ग का साथ दूसरे लोगों ने भी देना शुरू किया, पर उनकी किसी भी बात का जवाब ड्राइवर ने नहीं दिया। और यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक हमारी लॉरी रावलपिंडी के करीब नहीं पहुंची। आहिस्ता से गाड़ी रुकी और ड्राइवर साहब हमारी तरफ मुड़कर बोलने लगे, बस और कुछ बोलना है आपको? कोस चुके जितना कोसना था। कुछ और भी जहर उगलना है तो उगल लो। इस वक्त जो भी मैं करना चाहूंगा ना, कर सकता हूं। क्या कर सकते हो तुम? हमें नहीं जानते हम कौन हैं? जानता हूं, ड्राइवर बोला। उसने गरज कर कहा, अब चुप रहो। जो मैं कहता हूं सुनो, टोकना नहीं। मैंने महसूस किया सबकी सांसें रुक गई, ये सोचकर कि आगे क्या होगा मालूम नहीं। और फिर वो बोला, ये तो तुम जानते हो ना कि सारा हिंदुस्तान इस समय हिंसा की आग में जल रहा है। और जब मैं तुम्हें दुमेल में छोड़कर घर गया तो वहां मेरे वालिद से जो मुझे खबर मिली वो ये थी कि रात को दरिया झेलम के उस पार बसा गांव, जहां मुसलमानों की आबादी है, अंग्रेजों की लगाई आग की शह पर इस पार आकर कत्ले आम करने की साजिश कर चुका है। मेरे वालिद को जब यह मालूम हुआ कि मेरी गाड़ी में 6 सवारियां भी हैं और उनके साथ बच्चे भी हैं, तो वो बोले कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सब बेखबर हैं, बेगुनाह हैं। अगर उनको कुछ भी हो गया तो उन सब मासूमों का खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। क्या जवाब दोगे कयामत के रोज? उन्हें तो बचाना है किसी भी तरह। और फिर मैं तुम्हें होटल से उठाकर उस डाक बंगले में लेकर आया। और जानते हो, उस डाक बंगले का चौकीदार और कोई नहीं, मेरे वालिद हैं। तुम्हें इसीलिए वहां अंधेरे में रखा कि किसी को शक ना हो कि अंदर कोई है। जब तुम लोग अंदर सो रहे थे, हम 3 बाहर ताला लगाकर आप सब लोगों की रखवाली कर रहे थे, सारी रात ठंड में ठिठुर कर।
आप लोगों की सिपाहीगिरी की और तुम सारे रास्ते मुझे कोसते रहे, गालियां देते रहे। अब बोलो, क्या सुलूक किया जाए तुम सबके साथ? और ये कहकर वो गाड़ी से नीचे उतर गया और साथ ही सभी लोग भी उतर गए। पर अब सबकी जुबान पर ताला लगा था। शर्मिंदगी और डर चेहरों पर पुत गया था। नीचे उतरकर उसने फिर बोलना शुरू किया। अब ये सवाल है कि हमने कल रात को ही आप लोगों को सच सच बात क्यों नहीं बता दी? इसीलिए कि आप लोगों का अविश्वास और हरकतें हम बाप बेटों की जान ले सकते थे। अपनी जान पर खेलकर तुम लोगों की जिंदगी बचाने का सिला मुझे क्या मिला? वो कोसने, वो गालियां और फटकार। अब बोलो, मैं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूं? हां? बुजुर्ग ने मुश्किल से अपनी जुबान खोली और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, हसन। हसन, और वो उसके पांव पर गिर पड़ा। हसन, मुझे माफ कर दो। तुम हमारे मसीहा हो, भगवान का रूप। हमारी जिंदगी तुम्हारे कर्ज के नीचे हमेशा दबी रहेगी। खुदा के लिए हमें माफ कर दो। और हसन ने हमें माफ किया और सीधे रेलवे स्टेशन के पास उतार दिया। जम्मू पहुंचकर जो समाचार मिला उसका सारांश ये था कि उस रात को दुमेल में एक बच्चा तक नहीं बच पाया था। उस वक्त तो अपनी समझ में कोई बात नहीं आई, पर वक्त के साथ साथ मैं उस घटना को याद करती रही कि हम किस काल रात्रि से निकलकर आए थे। अगर हसन ने हमें नहीं बचाया होता तो हम कहां होते? किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारा क्या हुआ। अब उस रात की याद आती है तो रोआ रोआ कांप उठता है। कहां होती मैं? मेरा घर, मेरे बच्चे, कुछ भी तो नहीं होता। एक कंपन सी पैदा होती है और मन ही मन मैं उस हसन के कदमों पर अपना सिर झुकाती हूं, जो उस काल रात्रि में हमारे लिए सूरज बनकर आया था। और आज, हां, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई हसन जरूर मिलता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स टिल आई एम बैक विद द नेक्स्ट स्टोरी।